हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका। तो गाइस, एग्ज़ाम है करीब और सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और देखिए, बहुत सारे डिफेंस के एग्ज़ाम्स अपकमिंग है। एनडीए है, ठीक है, आपका सीडीएस भी अपकमिंग हो गया है और एफकैट भी है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर साइंस के पार्ट पर ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम मॉडर्न फिजिक्स की कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में कई बार आई है उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन के फॉर्म में हम मॉडर्न फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स को देखते हैं और शुरू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की कुछ बेसिक जानकारी को। देखो, मॉडर्न फिजिक्स की जब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है कहाँ से? उसकी शुरुआत होती है रेडियो एक्टिविटी से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं भाई, अगर चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। चलिए, रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेडियो एक्टिविटी, हिंदी में रेडियो धर्मिता। देखो, रेडियो एक्टिविटी वर्ड जो शुरू होता है वो होता है कहाँ से शुरू? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कहाँ से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, एलिमेंट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जो एटम से मिलकर बने होते हैं और तीन बेसिक आइटम इसमें पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वो जो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं वो आपके एटम, और इन्हीं आइटम से मिलकर बना होता है परमाणु, परमाणु से मिलकर बना होता है आपका एलिमेंट। तो अब देखा जाए तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब अस्थायी होते हैं, और ये अपने आप को स्थायी करने के लिए या स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा किरणों को निकालते हैं। और किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी बहुत आसान सी चीज़ है, और ये पूरी जो कहानी है, इस जो चीज़ है, इसको अच्छे से समझाने का काम किसका है? जो चचा बने हुए हैं, चचा का नाम है हेनरी बैकुरल। देख लो, हेनरी बैकुरल, और इनके बगल में एक मैडम बनी है, मैडम का नाम है मैडम क्यूरी, ठीक है। हेनरी बैकुरल ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, ये फ्रांस के थे, और इनके साथ थी मैडम क्यूरी। बैकुरल, ठीक है, एंटोइन हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी, ठीक है, और पीरी क्यूरी। पीरी क्यूरी मतलब इनके हस्बैंड, मैडम क्यूरी के एक हस्बैंड भी थे, उनके नाम भी क्यूरी था। इन सब ने साथ मिलकर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जिसके लिए इन तीनों को 1903 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो नोबेल प्राइज़ कब मिला ये याद रखना, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज मूल रूप से बैकुरल ने ही की थी, इन्हीं का नाम आपको याद रखना है। लेकिन मैडम क्यूरी भी सही है, लेकिन दोनों में आए तो आप बैकुरल को ही लेंगे। किया तो सबने मिल के है, लेकिन आप हेनरी बैकुरल को ही याद रखोगे। बात क्लियर दोस्तों? चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है मॉलिक्यूल्स या अणु। किसी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा का निर्माण परमाणु से होता है। किसी पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से का निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। तो आइटम सबसे छोटा हिस्सा होता है, और जो आइटम होते हैं वो तीन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा इसमें एंटी पार्टिकल होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और पाई मेसॉन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। ईंट पर नाचो आपने पढ़ा है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने, दोनों ने मिलकर की। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की, नाम रखा रदरफोर्ड ने, इसे याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की खोज की एडरसन। किसने की? एडरसन, ठीक। और न्यूट्रिनो की खोज की पाउली ने, और युकावा ने की आपकी पाई मेसॉन की खोज। तो ये खोज याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है और आप इसमें परेशान हो जाते हो, तो इसे परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको ये याद रखना है। अब देखो, इसके नीचे का जो फैक्ट है ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10। व्हाट इज द रेडियस ऑफ आइटम? आइटम कितना होता है? 10⁻⁻10। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? 10⁻15। इसे याद रखिएगा, क्लियर है? इसको याद रखना दोस्तों। चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो कुछ बेसिक चीज। कोई भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट
कब स्टेबल और कब अनस्टेबल होता है, या हम पूछें कि भाई कभी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब अनस्टेबल होता है या कोई एलिमेंट कब स्टेबल होता है, तो उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो किसी भी यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो आपके पेपर में स्टेटमेंट वाला बनेगा। किसी भी नाभिक का स्थायित्व या स्टेबिलिटी उसमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो पर निर्भर करता है। इट्स राइट है ना, ये याद रखिए। अगर पूछा जाए कि किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी उसके न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इस पे डिपेंड करता है, यस और नो, तो ये एकदम सही है। ठीक, जब तक इनका अनुपात 1:1 होता है, किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही ये रेशियो 1.5 जैसे ऊपर जाता है तो वो एलिमेंट क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है। और रेडियो एक्टिव क्यों होता है, ठीक है, जब किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है तो क्या होता है, तब उनके प्रोटॉन्स के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से ज्यादा हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है, तत्व स्थायी नहीं रह पाता है। बहुत इजी सा फंडा है, आप इसे समझ सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इसको 2-3 बार पढ़ना है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छाट के लिखे हैं। कभी भी बुक पढ़ोगे ये एक साथ ऐसे साफ साफ लिखे नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आपके सामने रखा है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखो ये डायग्राम में स्टेबिलिटी कंडीशन दिखाई जा रही है। ठीक है, इस डायग्राम से आप स्टेबिलिटी कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो। प्रोटॉन प्लस 83 प्लस आपका अगर परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर है तो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन 100% जनरेट होगी। फिर इसके नीचे है तब भी अनस्टेबिलिटी कंडीशन होगी, लेकिन रेशियो पर डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते हैं या अल्फा बीटा गामा डिके होता है, तब क्या होता है भाई, तब बहुत आसान सी चीज है। तब क्या होता है, ठीक, अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो उसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, नीचे परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। हीलियम बराबर अल्फा पार्टिकल, ये आपका बीटा पार्टिकल का नोटेशन है। जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो ऊपर कुछ भी अंतर नहीं आता है, नीचे क्या होता है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। और अगर गामा डीके होता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एज इट इज सब रहता है। ठीक, इन तीनों में सबसे पावरफुल गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा है। किसके मामले में, एनर्जी के मामले में। ठीक, वेवलेंथ के मामले में अल्फा बीटा गामा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती, गामा की। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो ज्यादा यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, 2। एक है यूरेनियम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा थोरियम। ठीक है, यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो वाइडली बहुत जगह यूज़ होता है। थोरियम अभी रनिंग में है, नया मटेरियल है, तो इसीलिए ज़्यादा ये यूज़फुल नहीं है ना, लेकिन है दोनों में पोटेंशियल बराबर। दोनों का सिंबल और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब अगर हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं यूरेनियम का, तो दोस्तों जब हम यूरेनियम की बात करते हैं, किसकी, यूरेनियम की, तो यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम में 2 क्वेश्चन बनते हैं। स्टोरेज, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का स्टोरेज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कहाँ पर आता है, कनाडा। और कनाडा के बाद आता है आपका कजाकिस्तान। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, कजाकिस्तान। उसके बाद कनाडा, इसको याद रखिएगा। स्टोरेज भंडार के मामले में नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है कजाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। एग्जाम में क्या पूछा जाए, भंडार पूछा जाएगा तो ये यूज करोगे, और प्रोडक्शन पूछा जाएगा तो ये यूज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो यही यहाँ पे पैटर्न यहाँ पर समझाया गया इस बार ग्राफ के थ्रू, और यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है इस ग्राफ के थ्रू।
इन दोनों ग्राफ को मैंने बहुत आसानी से आपको यहाँ पर समझा दिया। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास दो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, हमारे पास दो प्रक्रिया होती है, एक नाभिकीय विखंडन और दूसरी होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है भाई, एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब नाभिकीय संलयन की बात करें, दो हल्के नाभिक आके मिलते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जैसा कि आपको दोनों डायग्राम में यहाँ पर आसानी से दिख रहा होगा। ओके, तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दो प्रोसेस होती हैं। इन दोनों प्रोसेस का यूज करके हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल जो आपके हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब वो इस पर ही आधारित होते हैं। और जो आपके न्यूक्लियर या ऑटोमिक बम आइटम बम होते हैं वो आपका इस पर आधारित होते हैं। ठीक, सन के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाओं को आपको याद रखना है। दोनों प्रक्रियाएं मैंने डिटेल में यहाँ पर समझा दी। देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इन दो प्रक्रियाओं का यूज करके हमने बनाया हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब की कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत भयानक विस्फोट होता है हाइड्रोजन बॉम्ब का। हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज किसने करी थी, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है भाई। तो जब आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज किसने करी, तो आंसर है एडवर्ड टेलर 1952। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और अभी तक दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास इसकी टेक्नोलॉजी, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन, इंडिया इसमें नहीं आता है। तो इसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत खतरनाक विस्फोट होता है। और कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉम्ब का अगर विस्फोट हुआ तो बहुत दूर तक इसका धमाका सुनने को मिलता है, बहुत खतरनाक होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला बॉम्ब देख लेते हैं, परमाणु बॉम्ब, आइटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब। ये भी खतरनाक होता है, बॉम्ब तो बॉम्ब होता है, सब खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं परमाणु बम की खोज किसने की, ऑटो हॉर्न ने की। ठीक है, पहला परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में बनाया। ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, 10⁻⁷। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक, बाकी सब तो डिटेल है। आप ऑटो हॉर्न ने बनाया, रॉबर्ट ओपनहीमर ने सबसे पहला बम, न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेम्परेचर को भूलने का मतलब है आप काफ़ी सारी चीज़ों को मिस कर दोगे। ठीक है, देखो न्यूक्लियर धमाका यहाँ पर पीछे आपको दिख रहा है, आप इसे समझ सकते हो। ठीक, अभी देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ फैक्ट। देखो ये न्यूक्लियर भट्टी दिख रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब दिख रहे हैं, ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिख रहा है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ लगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ लगा, तो शिकागो 1942। और साइंटिस्ट का नाम जिसकी देखरेख में लग रहा था एनरिको फर्मी की देखरेख में लगा। ठीक, उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसको ट्रिनिटी प्रोजेक्ट भी कहा जाता था, जिसके द्वारा पहला परमाणु बम एल्मोगोर्डो न्यू मैक्सिको में इसका परीक्षण किया गया। तो पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया भैया, मैक्सिको में किया गया ट्रिनिटी प्रोजेक्ट के तहत। उसके बाद धीरे धीरे जब हमने बम बनाना शुरू किया, हमने नहीं, यूएस ने किया, है ना। तो उसे 2 बड़े बम बनाए, एक लिटिल बॉय और फैट मैन। दोनों बम बड़े खतरनाक थे, एक में यूरेनियम यूज हुआ, एक में प्लूटोनियम यूज हुआ। ठीक है, लिटिल बॉय जो यूरेनियम से बना था वो 6 अगस्त को 1945 को जापान में हिरोशिमा पे गिरा। और जब ये हिरोशिमा पे गिरा तो इसने न्यूक्लियर पावर का अंदाजा पूरी दुनिया को दिखा दिया। और फैट मैन की बात करें तो ये प्लूटोनियम का बना था, बहुत सारा प्लूटोनियम इसमें भरा गया था, इसलिए बहुत चौड़ा हो गया। देखो ये फैट मैन है, ठीक है, फैट मैन दिख रहा है, ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया ये। और ये लिटिल बॉय है, इसका साइज कम था, उसका साइज ये भारी ज़्यादा था फैट मैन, क्योंकि प्लूटोनियम बहुत था। और ये 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में गिरा। और जैसे ही ये गिरा हिरोशिमा नागासाकी में, तो इसने पूरी दुनिया को इस चीज़ का अंदाज़ा दिखा दिया कि भैया न्यूक्लियर पावर क्या कर सकती है। ठीक है, और ये देखो ये जो है लैब है, यही शिकागो की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये देखो मैंने पीछे बनी हुई है, ये यहाँ पर बनी हुई है, ये लैब है, ये पहली न्यूक्लियर रिएक्टर की लैब है शिकागो वाली। देखो ब्लैक एंड वाइट फोटो मैंने सब दिखा दिया ताकि थोड़ा याद रहे आपको अच्छे से। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु भट्टी, अब देखो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। जो चीज़ें पूछी जाती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर किस पर बेस होता है, ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर बेस होता है।
ठीक है, नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया पे आधारित होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें नियंत्रक या कंट्रोलर के रूप में क्या लगाया जाता है? तो कैडमियम और बोरॉन की छड़ें लगाई जाती हैं। ठीक है, इसे मंदक या मॉडरेटर के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें कूलेंट के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसे याद रखिएगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक डिटेल है जो पता होनी चाहिए। ठीक, ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दुनिया भर में न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत सारे लगे। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर जो अगर आप पाएंगे तो वो कहाँ पाएंगे? यूएसए में। यूएसए के बाद फ्रांस के बाद चाइना, टॉप 3 है, इन्हें याद रखिएगा। यूएसए में तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर है और फ्रांस उन देशों में है जो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। इसे याद रखिएगा। चलो, ये तो एक रिपोर्ट थी, मैंने बता दिया। अब भारत में इसकी क्या रहा? भारत में देखो, जब दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर चालू हुआ तो भारत में भी इसकी शुरुआत कर दी थी, है ना भाई। 45 में लोगों को न्यूक्लियर पावर का अंदाज़ा हो चुका था और 47 में भारत को आज़ादी मिली और 48 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम प्यार मोहब्बत से चाचा नेहरू भी कहते हैं, उन्होंने इंडिया में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनने की मंजूरी दे दी थी। और शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत हुई कहाँ से? शुरुआत हुई इन साहब से। इनको अच्छे से देख लो, पीछे बने हुए मेरे जस्ट। इनका नाम है होमी जहांगीर बाबा। ही इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, पापा हैं किसके? भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम के पापा हैं। पापा मतलब इन्होंने ही शुरू किया। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा। इसे याद रखिएगा, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने DAE, है ना, पहले तो इन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया। ये पूरा जो नाम लिखा है परमाणु ऊर्जा आयोग, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। उसके अंदर एक विभाग बनाया DAE, परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना, और जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंदर आता था, है ना। शुरुआत में जब ये परमाणु ऊर्जा आयोग बना तो ये एक अनुसंधान विभाग के रूप में, रिसर्च डिपार्टमेंट के रूप में डेवलप हुआ, है ना। लेकिन 48 में आते आते इसको नाम क्या दे दिया गया? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। और बाद में इसको सरकार के द्वारा मान्यता कब प्राप्त हो गई? 1958 में। ठीक है, क्या हुआ? एक सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया पार्लियामेंट में और क्या हुआ? ये एक विभाग से एक आयोग में परिवर्तित इसका हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। होमी जहांगीर बाबा ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंडिया में शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगना शुरू हो गए। और अगर देखा जाए तो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट की कोई कमी नहीं है ना। अब इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं कितने, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला आपका आता है तारापुर, जो कि ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। MH मतलब महाराष्ट्र। फिर दूसरे नंबर पे आता है नरोरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। एकमात्र उत्तर प्रदेश का यही है। फिर राणा प्रताप। अब अगर राणा प्रताप का नाम आएगा तो ये कहाँ आएंगे? ये सीधे सीधा आप राजस्थान जाओगे, रावत बाटा, राजस्थान। फिर आपका आएगा कैगा। कैगा कहां पर है? कर्नाटका में है। कैगा के बाद आपका आता है कलपक्कम की अगर हम बात करते हैं तो कलपक्कम कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक, उसके बाद आपका आता है काकापारा, है ना, ये आपका पड़ता है गुजरात। और उसके बाद आता है आपका कुलम, तमिलनाडु। गाइस ये आपके इंपॉर्टेंट है।
शुरू के 3 याद करना बहुत आसान है, नीचे के जो 4 हैं वो एकता कपूर के फेवरेट है, क्योंकि इन सब के नाम किससे शुरू होते हैं, के से। कंफ्यूज बहुत करते हैं, तो कंफ्यूज ना करें, इसलिए इसको याद रखिए कि अक्सर ये मैच में करने में आते हैं। किस में आते हैं, मैच द फॉलोइंग में। तो देखो मैच द फॉलोइंग में से याद रखने की क्या है, 5वें वाले को 6ठे वाले को याद कर लो, बाकी सब अपने आप ही याद हो जाएगा। क्यों, 2 याद होते हैं, 2 अपने आप ही निकल आते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक जुगाड़ टेक्निक में आपको बता रहा हूँ, है ना। वैसे ये किसी काम की जुगाड़ नहीं, लेकिन बच्चों को बड़ी ज़रूरत होती है जुगाड़। सर कुछ ऐसा बता दिए हमको याद हो जाए। तो देखो इंडिया में 2 लोग बहुत फेमस है, एक्टर और नेता और अभिनेता, है ना, एक्टर एंड पॉलिटिशियन। तो एक छोटा मोटा एक्टर मैं पकड़ लेता हूँ। एक्टर का नाम है शाहरुख खान, बहुत कम लोग जानते होंगे इसको, हम लोग SRK भी बोलते हैं। शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी जिसका नाम शुरू होता है कल हो ना हो, कल हो ना हो, है ना। और उसकी एक पिक्चर आई चेन्नई एक्सप्रेस। तो देखो कल और चेन्नई जहाँ मिलेगा तो आप जोड़ दीजिएगा शाहरुख खान से, काम खत्म, कल चेन्नई में होगा। ठीक इसी तरह से राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति के काका कौन है, काका मतलब बड़े पापा कौन है, तो भैया बड़े पापा हैं हमारे अमित शाह। वो कहाँ से आए, गुजरात से। तो राजनीति के बड़े पापा अमित शाह कहाँ से आए, गुजरात से। अब इसको जोड़ लो, काम खत्म। तो एक में एक्टर लगा दो, एक में पॉलिटिशियन लगा दो, काम खत्म। बाकी कहेगा अब कुंडम कुल्लम तो सबसे खतरनाक और फेमस था, ये नाम ही ऐसे उल्लम पुल्लम जहाँ पर भी आएगा वो तमिलनाडु का ही एरिया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, तो एक शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया, अगर ध्यान रखोगे तो अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वही सारे देखो यहाँ मैप पर बने हुए हैं, एक बार मैप लेके इसे बना लीजिएगा। और इंडिया में जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ। प्रपोज मतलब जो आने वाले हैं, एग्जिस्टिंग वाले तो मैंने बता दिए। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास 7 हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 3, 4, 5 न्यूक्लियर रिएक्टर लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास कितने हैं, 7। मैच करने को आएगा, कर लोगे। चलो अब देखो प्रपोज कौन कौन से, यहाँ पर इनका डायग्राम बनाओ। प्रपोज को मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। देखो रावल भाटा और ककरापारा ये सब तो आपको पता ही है। जो प्रपोज है वो है कुमायरा, पहला वाला। कहाँ पर, आपका उत्तराखंड। ठीक है, कुमायरा कहाँ पर प्रपोज है, सॉरी उत्तराखंड में, ये देखो। ठीक, कहाँ पर, उत्तराखंड। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीठी वर्दी। मीठी वर्दी जो है ये गुजरात में प्रपोज्ड है और ये US की मदद से बन रहा है। फिर अगला है हरिपुर। हरिपुर भी प्रपोज्ड है, ये पश्चिम बंगाल में प्रपोज्ड है और जापान की मदद से बन रहा है। ठीक है, फिर जैतपुर। जैतपुर महाराष्ट्र में प्रपोज्ड है और ये आपका रशिया की मदद से बन रहा है। ठीक है, कुवाड़ा। कुवाड़ा और बरगी, ये बरगी तो आपका MP में प्रपोज्ड है, अभी बहुत दूर ऐसे बनना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कुवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में प्रपोज्ड है ना, और ये भी जापान की मदद से बन रहा है। तो देखो ये सब हैं प्रोजेक्ट अपकमिंग। इसमें देखो मीठी वर्दी मेरे हिसाब लिए और मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मीठी वर्दी। ठीक है, बाकी सबका भी कोई भी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से पेपर वर्क में नहीं आया है। मीठी वर्दी का चालू हो गया है, ये गुजरात में चल रहा है। और किसकी मदद से बनेगा भाई, गुजरात में बनेगा किसकी मदद से, आपके US की मदद से। और इसी के साथ गुजरात में कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी एक प्लान है। और यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा दिक्कत होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप कुछ भी जलाते हो तो आखिरी में वो किस में बदल जाता है, लेड में। और ये लेड जब पानी में मिलता है तो वहाँ के सारे जानवरों को मार देता है। तो इसको लेके बड़ा बवाल चल रहा है। इसी वजह से ये न्यूक्लियर रिएक्टर पर थोड़ी रोक लगाई गई है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो पानी निकलता है वो गर्म होता है। उसे ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में ठंडा पानी यूज़ करते हैं। कहाँ से लेते हैं, बगल वाले सी से, और पानी निकाल के फ़ौरन सी में मिला देते हैं। और अचानक से टेम्परेचर में इतना परिवर्तन होने की वजह से उसमें मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर हमको फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, और वो नुकसान जो है वो फास्ट टर्म में दिखते हैं। फ़ायदा तो एकदम से नहीं दिखता है, लेकिन नुकसान एकदम से दिखता है। इसी वजह से लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को ना लगाने का फेवर ज़्यादा कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो हमेशा समस्या में पड़े हुए हैं। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर पे हम बहुत लंबे लंबे वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, एग्ज़ाम करीब है, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग छोटा सा वीडियो रिवीजन के फॉर्म में था। जो भी आपने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लो और इसे ध्यान रखो। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान रखोगे अच्छा रहेगा। अब चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में बनना शुरू हो गए इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत। फिर उसी के बाद धीरे धीरे करके भारत में क्या हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट। भारत में न्यूक्लियर टेस्ट, भारत में अभी तक कितने न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं? इंडिया में मोटे मोटे तरीके से अभी 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। एक आपका 74 में हुआ, जिसको हमने स्माइलिंग बुद्धा बोला, इंदिरा गांधी के टाइम में, और दूसरा 1998 में प्रोजेक्ट शक्ति के रूप में हुआ। इसे हिंदी और इंग्लिश में प्रोजेक्ट शक्ति बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। ये देखिए एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे सपोर्टिंग में थे और ये राजस्थान के आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये दोनों आपके नाभिकीय परीक्षण हुए। एक को स्माइलिंग बुद्धा कहा गया, दूसरे को प्रोजेक्ट शक्ति कहा गया। दोनों पोखरण में हुए, राजस्थान में। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितने न्यूक्लियर टेस्ट हुए। तो देखो अगर ध्यान से देखो तो इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट जो हुए, ठीक है, इंडिया में जो न्यूक्लियर टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में मोटे मोटे न्यूक्लियर टेस्ट कितने हुए? 2। कितने हुए? 2 हुए। लेकिन जो ये पहला वाला था इसमें 1 हुआ, लेकिन इस दूसरे वाले में 5 टेस्ट हो गए, तो कुल मिलाकर 6 टेस्ट हुए हैं। इसे याद रखिएगा। तो इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट टोटल कितने हुए? 6। इसको याद रखिएगा। मोटे मोटे रूप में तो 2 हैं, लेकिन एकदम माइन्यूट लेवल पर कितने होते हैं? 6। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, इसी न्यूक्लियर टेस्ट ने अच्छे अच्छे लोगों की नींव हिला दी थी। ठीक है, इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा कभी फुर्सत में। ठीक है, जो एनजीटी है ना, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो 1975 में बना, वो 1974 में होने वाले इस न्यूक्लियर टेस्ट के धमाके से ही तैयार हुआ था। ठीक है, और इसकी एक लंबी कहानी है जो मैं आपको अच्छे टाइम पे बताऊंगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, अभी सिर्फ इतना जान लो, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो गाइस चलिए, इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट 2 हुए, इनको याद रखिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भैया वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए और अपने कमेंट भी देते जाइए, जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करते जाइए। और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिकोड एग्जाम डिफेंस के नाम से। वहां पर आपको पीडीएफ, बुक्स वगैरह, क्विज विज सब मिलेंगी। जितना भी चीज़ें, जितना भी मटेरियल आपके एग्जाम के लिए जरूरी, सब वहां पर अवेलेबल है गाइस। उसे फॉलो करना मत भूलिएगा और ग्रुप पे आ जाइए, एक्टिव हो जाइए, ताकि डिस्कशन में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।